कभी कैराना में पूजा पाठ कर अपना घर चलाने वाले पंडित दयाराम शास्त्री से भी ना तो कोई अफसर मिला और ना ही सरकार का भेजा कोई संत। सरकार कह रही है उसकी एक जांच टीम बनी थी, उसने कहा कि जितने लोग छोड़कर गए उसमें से 95% लोग पैसा कमाने के लिए छोड़कर गए। तो आप वहाँ पर क्या काम करते थे, पहले तो ये बताइए। मैं वहाँ पूजा का काम करता हूँ। पूजा का, तो अब यहाँ अगर आपका पूजा का काम बढ़ गया होगा, कमाई आपकी बहुत कम काम है। तो उनके हिसाब से तो लोग रोजगार बढ़ाने के लिए आए हैं, पैसा कमाने के लिए आए, तो आपका पैसा कमाना यहाँ बढ़ना चाहिए उस हिसाब से। नहीं, हमारा रोजगार वहाँ ज़्यादा था। वहाँ हमारे परिचित लोग थे, वहाँ हमको सब जानते थे। यहाँ हम बिल्कुल नए हैं। यहाँ हमारा काम 10% है, वहाँ 100% था। अच्छा, कई टीम आई हैं पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे। नेताओं की टीम आई, साधु संतों की टीम आई, और ये भी अपने आप में इतिहास रहा होगा कि साधु संत भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी बन करके कहीं किसी काम में देखने के लिए गए। आपने देखा आज तक वैसे अपनी ज़िंदगी में कभी कि साधु संत भी इस तरीके की जांच? नहीं, साधु संतों को हर कार्य में हस्तक्षेप करने का अधिकार है। वो समाज को एक दिशा देते हैं। लेकिन जो साधु यहाँ पर कैराना में आए, उन साधुओं से हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कोई अपना साधुता का कार्य नहीं किया है। अब जितनी टीम आई उनमें से कोई एक आदमी आपके पास आया ये पूछने के लिए कि आपने क्यों छोड़ा? हमारे पास कोई नहीं आया। क्या कैराना कश्मीर बन रहा है? इस सवाल ने कई पत्रकारों और नेताओं को बेचैन कर दिया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये लोग ना तो कश्मीर और कैराना गए और ना ही इन्हें कश्मीर और कैराना का पता था। 90 के दशक में आतंकवादियों ने कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया और उन्हें मजबूरी और लाचारी में कश्मीर को छोड़ना पड़ा। 2016 में कैराना में अपराधियों ने लोगों को निशाना बनाया और उन्हें मजबूरी और लाचारी में कैराना छोड़ना पड़ा। कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ बहुत दुखद था, लेकिन कम से कम एक अच्छी बात यह रही कि इस वक्त के कुछ पत्रकार उस वक्त नहीं थे। अगर उस वक्त ये पत्रकार होते तो कश्मीरी पंडितों के पलायन को भी झूठा बता देते। पहले दिन से कैराना पर खुलकर बोलने वाले इस नौजवान की उम्मीदें सरकार, सिस्टम और मीडिया से अब टूट चुकी हैं। कैराना में खबर की शुरुआत हमने की थी और उसमें अनमोल को आपने देखा होगा, जिन्होंने आवाज़ उठाई थी और बताया था कि कैराना में किस तरीके से दहशत है, डर का माहौल है और लोग कैसे घुट-घुट कर यहाँ पर जी रहे हैं। अनमोल, उस खबर के बाद में देश भर में प्रतिक्रिया देखने को मिली। यस सर। बहुत सारी टीम्स यहाँ पर आनी शुरू हो गई। सरकार ने टीम बना दी, NHRC की टीम आई, संतों की टीम आई, नेताओं की टीम आई। कुछ हुआ कैराना में? सर जो के तो हाल है, सेम वही प्रतिक्रियाएं, वही ड्रामा, वही रिएक्शन हो रहे हैं सरकार की तरफ से भी। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो ये बात कही है कि लोग गांव से शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। वो तो हमें पता है सर कैसे पलायन कर रहे हैं, क्यों पलायन कर रहे हैं, किस लिए पलायन कर रहे हैं। और सर एक बात मैं कहूँगा कि होगा तो वही जो मेरा राम जाने। इस देश में होगा तो हमारे साथ वही जो हमारा राम जानता है, लेकिन कुछ सही नहीं हो रहा है सर हमारे हिसाब से। इतनी सारी टीम आई यहाँ पर, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आई थी। संत तक की जो संत थे 5, उनकी टीम आ गई। हाथ एक दूसरे का पकड़ करके यहाँ पर मार्च करवाया गया और कहा गया कि यहाँ पर सब माहौल बहुत अच्छा है, सिर्फ बेवजह की बातें की जा रही हैं। अनमोल, कोई टीम आपके घर पर आई दस्तक देने के लिए? आप बोले थे टीवी पर आकर के कि यहाँ सर मेरे घर पर कोई टीम नहीं आई, कोई भी टीम मेरे घर पर नहीं आई। किसी ने भी किसी प्रकार से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। 3-4 जो इम्पोर्टेंट लोग होते थे यहाँ पर, उनके पास गई, जिनसे उनको सकारात्मक, उनके हिसाब से सकारात्मक उनको न्यूज़ मिली, उन्होंने उस पर ही रिएक्शन दिया। उसमें चाहे संतों की टीम हो, चाहे किसी और चैनल की टीम हो। एक निम्न स्तर पर इस चीज़ को देखें ना तो सर हमें पता है वास्तविकता क्या है। लोग तो कह रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ? सर वो लोग यहाँ पर रहते तो नहीं ना, रहते तो हम लोग हैं ना, हमें पता है ना क्या है क्या नहीं है। कोई चैनल आपके पास आया पूछने के लिए? नहीं सर। अब सवाल अब यहाँ भी ये बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पर पहुँचे जिन्होंने 24 घंटे 48 घंटे में लिख कर दे दिया कि कैराना में सब कुछ ठीक है। जिन्होंने यहाँ से पलायन किया वो रोज़गार की वजह से किया। संतों की टीम आई, उन्होंने अपनी हिसाब से चिट दे दी। नेता पहुँचे, नेताओं की टीम आई, उन्होंने 1 घंटे में पूरा कैराना और कांधा घूमा और उसके बाद बता दिया कि यहाँ भी सब कुछ ठीक है। इस नौजवान के घर पर कोई क्यों नहीं पहुँचा जिसने सबसे पहले इसको आवाज़ को उठाया था और बताया था कि वो किस हालात में जी रहा है, पता बता रहा है? क्या आप कोई वहाँ पर पहुँचेगा आपको लग रहा है? कोई मुझे तो लगता नहीं सर कोई नहीं पहुंचेगा। लगता, हमको भी नहीं लगता। और आज हम दोबारा अगर कैराना में आकर खड़े होकर के फिर से उन्हीं लोगों से बात कर रहे हैं तो आपको ये बताना चाहते हैं कि कैराना को किस तरीके से लोगों ने, मैं बार बार वही शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि कैराना के मर्म और यहाँ इन लोगों के दर्द की हत्या किस तरीके से की गई। क्यों कैराना के माहौल को राजनीतिक माहौल बनाया गया? क्यों कुछ लोगों ने, कुछ पत्रकारों ने, कुछ नेताओं ने मिलकर कैराना को सांप्रदायिक रंग दे दिया और पूरी तरीके से इस मामले को डाइवर्ट कर दिया?
कोई उन विक्टिम्स के घर पर, कोई उन पीड़ितों के घर पर नहीं पहुंचा, बल्कि सड़कों पर खड़ा होकर के सिर्फ ये साबित करने में जुट गया कि कैराना का माहौल बहुत अच्छा है, कैराना में किसी तरीके की कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारी मुलाकात कैराना छोड़कर शामली आए रविंद्र कुमार से भी हुई। पीड़ित लोगों की भीड़ में रविंद्र पहले ऐसे शख्स मिले जो रोजगार की तलाश में शामली आए हैं, लेकिन कैराना का डर इन्हें आज भी सता रहा है। कैराना में जब अब दूसरी बार हम पहुंचे तो हमें कई ऐसे लोग मिले जिन तक ना तो अभी तक कोई अधिकारी पहुंचा है, ना कोई नेता पहुंचा है, ना कोई संत पहुंचा है, लेकिन हम पहुंच रहे हैं और जो ये कह रहे हैं वो सीधे आपको बता रहे हैं। रविंद्र जी, आपने कैराना क्यों छोड़ा, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए। कैराना माहौल तो ख़राब है ही जी, बाकी मैं तो रोज़गार के हिसाब से आया अपने। आप रोजगार के हिसाब से आने वाले दिनों में इससे बदतर हालत हो, अपना पहले ही चल दो और क्या। बदतर हालत वहाँ रोजगार को लेकर के है? रोज़गार को लेकर माहौल भी ठीक नहीं है, माहौल भी ठीक नहीं है। सरकार ने अपनी एक रिपोर्ट दी, उसमें कहा कि वहाँ से लोगों ने पलायन किया रोजगार के लिए। क्या आप मानते हैं कि सब रोजगार के लिए पलायन कर? सब रोज़गार के लिए नहीं पलायन किया सब ने। जिस समय 2-3 लालों के मर्डर भी हुए वहाँ से, तब भी बहुत लोग गए वहाँ से। उससे बाद में, उससे पहले जो रोज़गार के लिए गए वो एक अलग बात है। ये कह रहे हैं कि डर और खौफ भी था और उसके साथ साथ रोजगार भी एक इनका मुख्य कारण था कैराना को छोड़ने का। लेकिन अधिकारियों ने बिना रविंद्र कुमार से बात किए ये जाने कैसे तय किया कि लोग सब रोजगार की वजह से छोड़कर गए? सच है कि रविंद्र कुमार जैसे लोग कुछ एक छोड़कर ज़रूर गए, लेकिन हम बार बार ये कह रहे हैं कि बिना तथ्यों को जाने, बिना लोगों से मिले, आखिर इस तरीके की रिपोर्ट तैयार कैसे की गई? कैराना को न समझने वाले या जानबूझकर अनजान बनने वाले कुछ नेताओं और डिजाइनर पत्रकारों ने सच को दबाने और झुटलाने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। लेकिन अब हम ये फैसला आपके ऊपर छोड़ते हैं। आज सवाल देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी। ये सच है कि आज के वक्त विकास सबसे बड़ा मुद्दा है, हमें सिर्फ विकास पर बात करनी चाहिए। लेकिन ऐसे विकसित देश का क्या फायदा जहां का नागरिक ही असुरक्षित हो। कैमरामैन विक्रम गोपाल और शामली से श्रवण शर्मा के साथ राहुल सिन्हा, जी मीडिया। कैराना में छिपे हुए सच की तलाश करते करते हमें कुछ ऐसी जानकारियां भी मिली जो वहां के खराब माहौल पर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैराना में बढ़ते अपराध की वजह से इसे मिनी पाकिस्तान भी कहा जाने लगा है। और अगर आप वहां आने जाने वाले लोगों से या वहां के लोकल लोगों से बात करेंगे तो वो सभी इस बात की पुष्टि करते हैं कि इसे वाकई में मिनी पाकिस्तान कहा जाता है। 90 के दशक में कैराना के लोगों का पाकिस्तान आना जाना लगा रहता था। ये लोग समझौता एक्सप्रेस से पाकिस्तान व्यापार करने जाया करते थे। पान और सुपारी लेकर पाकिस्तान जाने वाले कैराना के कुछ लोग धीरे धीरे वहां से सोना, नशीले पदार्थ और अवैध हथियार लाने लगे। इन गतिविधियों के शुरू होने के बाद तस्करी की जड़ें कैराना में और मजबूत होने लगी। कश्मीर की तरह कैराना में भी लोगों के दिलों में अलगाववाद का जहर फैल चुका था। उस दौर में तस्करों में सबसे बड़ा नाम इकबाल काना का था, जो अब पाकिस्तान में बस चुका है। वो पाकिस्तान में बैठे बैठे नकली नोटों और अवैध हथियारों का नेटवर्क उत्तर प्रदेश में चलाता है। अटारी बॉर्डर से अवैध हथियारों की तस्करी में कैराना और कांधला का नाम सामने आ चुका है। कैराना के बारे में यह भी कहा जाता है कि यहां अवैध रूप से तमंचे बनाने का काम कई जगहों पर हो रहा है और लोग दबी जुबान से कैराना से सटे हुए कई गांवों में भी अवैध तमंचे बनाए जाने की बात कहते हैं। इलाके का कुख्यात बदमाश मुकीम काला और उसके गैंग के कुछ साथी इस समय जेल में हैं। हालांकि स्थानीय लोगों की माने तो मुकीम काला गैंग के कई बदमाश आज भी उसके लिए काम कर रहे हैं। ये सारी बातें सार्वजनिक तौर पर जानकारी के लिए उपलब्ध हैं। ये जानकारी कोई भी वहां जाकर जुटा सकता है, लेकिन सिस्टम को अभी भी लगता है कि कैराना में सब कुछ ठीक ठाक है। अब सवाल यह है कि आखिरकार कब तक सिस्टम ऐसे ही सच को झूठ और झूठ को सच बनाने की कोशिशें करता रहेगा। लेकिन हम आपको यह बताना चाहते हैं कि इन कोशिशों के बीच में जी न्यूज़ खड़ा हुआ है और हम भी अपनी कोशिश इसी तरह आपके सामने लाते रहेंगे।